हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को इंडियन आर्ट्स और कल्चर के पार्ट 10 में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं इंडिया के भारत के आर्ट्स और कल्चर्स के बारे में बहुत सारा जानकारियाँ दूंगा जो कि लेटेस्ट जानकारियाँ है। और ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहे। और आप सभी को मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही हो तो प्लीज़ ईयरफोन का इस्तेमाल करें, जिससे कि मैं भारत के आर्ट्स और कल्चर्स के बारे में जो भी लेटेस्ट जानकारी दूँ वो सारी जानकारी आपको सही से समझ में आए और इसका फ़ायदा आप सभी अच्छे से उठा सकें। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि भारत के आर्ट्स और कल्चर्स के बारे में सिर्फ स्टूडेंट को ही जानकारी हो। ये जो सामान्य जानकारी है ये सभी व्यक्ति को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भारतवासी हैं तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे भारत की संस्कृति कैसी है, भारत की जो कला है, आर्ट्स है, वो कैसा है। तो ये सब कुछ जानना बेहद इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसमें कि समाचारों में देखी गई नाग रानी स्पर्धा किस राज्य में आयोजित एक पुरानी पारंपरिक बैल दौड़ है। इसमें चार ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में है राजस्थान और ऑप्शन डी में है उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में आपने भी ये समाचार में सुना होगा कि नाग रानी स्पर्धा जो है वो किस राज्य में आयोजित एक पुरानी बैल दौड़ है। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है वहाँ पे नाग रानी स्पर्धा रत्नागिरी जिले के डेरवन गांव में होती है। ठीक है, ये जो नागरानी स्पर्धा है वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के डेरवन गांव में होती है। बरसात के मौसम में हर साल आयोजित होने वाली यह पारंपरिक बैलों की दौड़ गांव की समितियों द्वारा आयोजित एक सदियों पुरानी घटना है। नरम कीचड़ वाली जमीन गंभीर चोटों को रोकने में मदद करती है, क्योंकि चालक नंगे पैर और बिना किसी सुरक्षात्मक गियर के प्रतिस्पर्धा करते हैं। और बैलों जिनका अब हाल चलाने के लिए जिनका अब हल चलाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, वो विशेष रूप से इस दौड़ के लिए रखा जाता है। उनके सींगों का उनके सींगों का रंगा जा उनकी सींग जो है उस सींग को रंग दिया जाता है और शरीर पर रंगीन पाउडर लगाया जाता है ना। यह दौड़ घोड़े के नाल के आकार के टैग ट्रैक पर होती है। ये जो दौड़ है बैलों की वो घोड़े के नाल के आकार पर ट्रैक होती है, जहाँ चालक लगाम पकड़ के और उनकी पूंछ घुमाकर बैलों को नियंत्रित करती है। पूंछ जो है वो पीछे से पूंछ पकड़ के और घुमा के और उस बैल को अपने काबू में रखते हैं, मतलब कि नियंत्रित करते हैं। लगाम छोड़ने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो ये जो परंपरा है महाराष्ट्र का है, रत्नागिरी, और रत्नागिरी ज़िले में एक डेरवन गांव है, वहाँ का है ये परंपरा, जो कि नाग रानी अस्प्रदा और एक पुरानी बैल दौड़ परंपरा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। ये सब नई जानकारी है जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में समाचारों में रहा सिंधु दुर्ग किला एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। तो उस वीडियो को तो इस क्वेश्चन को मैंने अपने पिछले वाला वीडियो में कवर किया है। और वो ऐतिहासिक जो किला है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। अब
अब दोस्तों आते हैं, अगला क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में खबरों में रहा कुमार नलूर देवी मंदिर किस राज्य में स्थिर है? ऑप्शन ए में है उड़ीसा, ऑप्शन बी में है कर्नाटक, ऑप्शन सी में है केरल और ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। तो ये जो कुमार नालूर कुमार नलूर देवी जो मंदिर है वो केरल में स्थिर है। और इस कुमार नरूल देवी मंदिर के बारे में जानते हैं कि ये किस शताब्दी की है और क्या है इसकी खासियत। चलिए जानते हैं। केरल के कोटायम में कुमार नलूर देवी मंदिर का जीर्णोद्धार द्वारा कार्य चल रहा है। यह मंदिर 10वीं शताब्दी में राजा चेरामन पेरुमल के शासनकाल में बना था और इसकी वास्तुकला में एक दुर्लभ श्री चक्र शैली है। इस मंदिर का जो वास्तुकला है उस वास्तुकला में एक दुर्बल श्री चक्र शैली है। इसके विभिन्न चित्र 14 खंडों में फैले हैं जिनमें रामायण और महाभारत के दृश्य दर्शाए गए हैं, जिनकी शुरुआत कात्यायनी देवी की छवि से होती है। प्रसिद्ध भिन्न चित्र कलाकार गोपी चौव्यूर भित्ति चित्रों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं जो समय के साथ फीके पड़ गए थे। 1997 ईस्वी में पहली जीर्णोद्धार में लाल, पीले, हरे, सफ़ेद और काले जैसे पारंपरिक रंगों का उपयोग करके 12 पैनल बनाए गए थे जिसमें रेखाओं पर जोर दिया गया था। अद्वितीय तत्वों में आधुनिक पोशाक में देवी पार्वती को दर्शाया गया है। तो दोस्तों आप सभी को जो कुमार नलूर देवी की मंदिर है केरल में, इस मंदिर की खासियत, इस मंदिर की विशेषता और ये कहाँ पे स्थिर है, ये सब कुछ बता दिया। और इसको किस राजा ने कौन सी शताब्दी में बनवाया था, किस शासन में ये बना था, ये सब कुछ इस वीडियो में आप सभी को मैं अच्छे से बता दिया। और इसी के साथ हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में समाचारों में रहा नागा किंग चिली या राजा मिर्ची त्यौहार किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए में है मणिपुर, ऑप्शन बी में है मिजोरम, ऑप्शन सी में है नागालैंड और ऑप्शन डी में है असम। इन चारों में से कौन से राज्य में नागा किंग चिली या राजा मिर्च जो त्यौहार है वो कहाँ पे मनाया जाता है, क्या आपको पता है? तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नागालैंड में नागा किंग चिली या फिर राजा मिर्ची कह लीजिए, इसको बोलते हैं, तो नागालैंड में मनाया जाता है। अब हम इस त्यौहार का जो परंपरा है, इस त्यौहार का जो खासियत है और ये किस तरह से मनाया जाता है उसके विषय पे हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि इसमें किस तरह से इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नागालैंड में एक सेईहामा गांव है और वहाँ की सामुदायिक खेती को प्रदर्शित करते हुए नागा किंगी चिल्ली उत्सव मनाया जाता है। नागा किंगी चिल्ली जिसे भूत जोलोकियो या घोस्ट पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो और नाम हैं, एक भूत जोलोकिया और दूसरा घोस्ट पेपर। इन दोनों नाम से भी ये नागा किंग चिल्ली को भी जाना जाता है। अब जानते हैं कि इसका और आगे क्या है। तो इसमें बता दें दोस्तों कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक है। इसे 2006 में
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया था, जिसमें 1 मिलियन स्कोविल हीट यूनिट से अधिक तीखापन था। तो मिर्ची इतना तीखापन है, दुनिया का सबसे तीखी मिर्ची है वो। इस पे 208 में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला। मिर्च की खेती जो है मुख्य रूप से नागालैंड, असम, मणिपुर और कुछ हद तक मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में की जाती है इसकी खेती। इसकी फसल का सबसे अच्छा महीना अगस्त सितंबर है और इसे बड़े बांस के बागों में उगाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो मिर्ची है दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची, और इसका जो एक त्यौहार है उस त्यौहार को के साथ ये कहाँ कहाँ पे उगाई जाती है और इसको किस तरह से गिनीज वर्ल्ड में मिर्ची ने अपना रिकॉर्ड हासिल किया, ये सब कुछ मैंने आप सभी को सरल और सिंपल तरीके से बता चुका हूँ। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें सब कुछ मैं नया नया आपको बता रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिए नामांकित गिंगी किला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में है कर्नाटक और ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। इन चारों में से वो जो यूनेस्को विश्व धरोहर जो स्थल है वो कहाँ पे स्थित है, ये मैं आपको बताता हूँ। इस सवाल का करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में विल्लुपुरम जिले में स्थित गिंगी किले को तमिलनाडु में विल्लुपुरम जिले में स्थित गिंगी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के लिए नामित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और यह किला 2024-25 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की स्थिति के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य नामांकन का हिस्सा है। नामांकन में 12 घटक शामिल है, जिसमें महाराष्ट्र में 11 स्थल और तमिलनाडु में एकमात्र स्थल के रूप में गिंगी किला शामिल है। पूर्व का ट्रॉय के रूप में जाने जाने वाला गिंगी किला 3 पहाड़ियों राजगिरी, कृष्णगिरी और चंद्रगिरी के ऊपर स्थित है। ठीक है, इसमें 1200 ईस्वी में कुनार राजवंश के अनंत कोन ने बनवाया था। 1200 ईस्वी में कुनार राजवंश के अनंत कोन ने बनवाया था। इसने विजयनगर नायकों, मराठों, मुगलों, नवाबों, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों का शासन देखा है। ये जो किला है वो इन सभी लोगों का शासन देखा है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अभी ये जो मैं नई जानकारी आप सभी को दे रहा हूँ, ये सारी जानकारियाँ आप सभी को समझ में आ रही होगी और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है और इसे जानना बेहद ज़रूरी है। अब उम्मीद करता हूँ कि मैंने अभी जो आपको क्वेश्चन बताया उस क्वेश्चन के साथ आपको आंसर बताया और ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो, पैगाह कब्रे जिसका वर्तमान में जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है वो किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए में है भोपाल, ऑप्शन बी में है हैदराबाद, ऑप्शन सी में है लखनऊ, ऑप्शन डी में है गांधीनगर।
तो मैं आपको बता दूं कि पैगाह कब्रे जो है वो हैदराबाद में स्थिर है और वर्तमान में जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है उसमें। और अब उस पैगाह कब्रे की खासियत जानती है कि वो कितना 100 साल पुराना है और वो किसका है और वो किस शासन में बना था और उस कब्र से किसका नाता रिश्ता संबंध है, उस विषय में हम नज़र डालते हैं क्योंकि वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। सो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हैदराबाद में 200 साल पुराने पैगाह मकबरे का जीर्णोद्धार किया जा रहा है जो कि 200 साल पुराने हैं। इनमें मकबरा शम्स अल उमरा के नाम से भी जाना जाता है। ये पैगाह कुलीन वर्ग की दफन स्थल है। ये मकबरे इंडे सरसैनिक वास्तुकला को दर्शाता है जिसमें आसफ जहाँ और राजपूतानी शैलियों का मिश्रण है। सफ़ेद संगमरमर से बने इस मकबरों में जटिल रूप से डिज़ाइन किया गया है। अंदरूनी भाग और शानदार प्लास्टर का भी काम है इस कब्र में। यह प्लास्टर मुगल, ग्रीक, फारसी, आसफ जाही, राजस्थानी और दक्कनी सहित विभिन्न शैलियों का प्रतिनिधित्व करता है। अद्वितीय जाली का काम उनके आकर्षण को बढ़ाता है जिसमें प्रत्येक मकबरे का एक अलग डिज़ाइन है। समझ गए दोस्तों? तो ये था पैगाह कब्रे का करेक्ट और सही आंसर। और जो जानकारी थी इसमें मैंने आप सभी को दे दिया और इसी के साथ इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन है, यज्ञगान से संबंधित किस संस्था को हाल ही में अमृत संस्कृति विरासत पर यूनेस्को कन्वेंशन द्वारा मान्यता दी गई? ऑप्शन ए में है केरेमाने इदागुंजी महागणपति यज्ञगण मंडली। ऑप्शन बी में है श्री माया यज्ञगान काला केंद्र। ऑप्शन सी में है यज्ञगान गुरुकुल। ऑप्शन डी में है यज्ञगान अनुसंधान केंद्र। तो इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केरेमाने इंदा गुंजी महागणपति यज्ञगण मंडली। तो दोस्तों अब इसके बारे में थोड़ी सी इसकी गहराई में जाते हैं, ज़रा देखते हैं कि ये क्या कुछ है इस क्वेश्चन में और इसके आंसर में। तो मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को ने 1934 में स्वर्गीय केरेमने शिवराम हेगड़े द्वारा स्थापित केरेमने इंदागुंजी महागणपति यज्ञगान मंडली को मान्यता दी है। किसने दी है? यूनेस्को ने। और इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों को शिक्षित करना और यज्ञगान को पतन से बचाना है ताकि इसकी प्रासंगिकता और जीवन शक्ति सुनिश्चित हो सके। यज्ञगान एक पारंपरिक नाट्य शैली है जिसकी उत्पत्ति 11वीं और 16वीं शताब्दी के बीच तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्से में हुई थी। इसमें वैष्णव भक्ति आंदोलन से प्रेरित नृत्य, संगीत, संवाद, रंगीन वेशभूषा और रामायण और महाभारत जैसे हिंदू महाकाव्यों की कहानी शामिल है। परंपरागत रूप से पुरुष तथा भूमिकाएं निभाते हैं। पुरुष सभी भूमिकाएं निभाते हैं, वो फीमेल का हो, जो कुछ भी हो, सारी भूमिकाएं पुरुष निभाते थे। लेकिन अब महिलाओं को भी, पहले पुरुष निभाते थे लेकिन अब महिलाओं को भी मंडलियों में शामिल किया जाता है। सो दोस्तों
आज मैंने आपको भारतीय कला और संस्कृति के बारे में जो जानकारी दी है वो सारी जानकारी लेटेस्ट है, न्यू है। तो ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट पार्ट की तैयारी करते हैं आप सभी को सही समय पे सही जानकारी देने के लिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।